आइए जानते हैं मिथिलेश्वर जी के बारे में। इनका जन्म 31 दिसंबर सन 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैशाली गांव में हुआ था और ये आरा विश्वविद्यालय के रीडर के पद पर अभी कार्यरत है। हरिहर काका, हम कहानी के बारे में जानकारी लेते हैं। घर एक ऐसी जगह है जिसमें हम सुख दुख में, आपत्ति विपत्ति में एक दूसरे का हमजोली, एक दूसरे का साथी बनते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना सीखते हैं और धर्म स्थल इसी अपनेपन को एक साथ जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम किसी के मामले में घर और धर्म यानी परिवार और प्रभु दरबार दोनों ही अपनी भूमिका छोड़ दे और मूल स्वभाव को तिलांजलि दे दे तो क्या होता है। कथाकार मिथिलेश्वर जी ने हरिहर काका कहानी के बहाने जो हमारे आज के ग्रामीण जीवन है उसमें धर्म और हमारी जो सामाजिक स्वार्थलोलुपता है, परिवार के जो सदस्य हैं उनकी स्वार्थपरकता है, उनको बताने का प्रयास किए हैं। हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति है, मगर उनके साथ पूरे परिवार भी है। मगर उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती है, लोग अपने भाई को भाई नहीं समझते हैं, साधारण आदमी और एक अच्छे आदमी की लोग किस प्रकार अवहेलना करते हैं और उनका शोषण करते हैं, इस कहानी में बताने का प्रयास किए हैं। आइए चलते हैं बच्चों आज की कहानी की ओर। ये गांव का दृश्य है, बड़ा ही अच्छा लगता है। आप लोग सब भी गांव में रहते हैं तो गांव के बारे में भली भांति परिचित होंगे, है ना। हरिहर काका जी आगे कहते हैं कहानी में, हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ और कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल कुछ कह सके और आज दोनों दिन उनके पास मैं बहुत देर तक बैठा रहा। उन्होंने उनसे बातचीत किया मगर अच्छे ढंग से बात नहीं किया। उनकी तबीयत के बारे में पूछा मगर उन्होंने सिर उठाकर देखा भी नहीं, दोबारा मेरी ओर देखा भी नहीं। हालांकि उनकी एक नज़र बहुत कुछ कह गई कि वह बहुत कुछ यंत्रणाओं में घिरा हुआ था। यंत्रणा मतलब होता है कष्ट या क्लेश। वह जिस मनोस्थिति में जी रहा था उसकी आंखें ही बहुत कुछ बता रही थी, मुंह खोलने की जरूरत नहीं थी। हरिहर काका को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अपने गांव में चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें एक हरिहर काका भी है। हरिहर काका के प्रति मेरी प्रेम और व्यवहारिक और वैचारिक दोनों कारण भी है। हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते थे, इस कारण मैं उनको प्रेम करता था। और दूसरी मेरी माँ बताती थी कि हरिहर काका जो है वो बचपन में मैं जब छोटा था तो बहुत प्यार करते थे, कंधे में बैठा के घुमाते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करते थे उतना हरिहर काका भी मुझे प्यार करते थे। जब मैं बड़ा हुआ मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई और गहरी दोस्ती। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते थे, खुल के बात करते थे, मगर आज वो कुछ कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे। बीच मझधार में फंसा है और लोग चिल्लाकर बचाने की, रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, वैसा भी वो नहीं कर पा रहा है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं था। ऐसी दुविधा में घिरा पड़ा था हरिहर काका, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं था। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई थी। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए थे। फिर आगे क्या होता है हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह समझ नहीं पा रहे कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वह मुक्ति पा सके, अर्थात कोई बात ऐसी बता सके जिससे वो मुक्त हो जाए। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। कितने दुख भरी व्यथा के साथ वो जी रहा था। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आप फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने के पहले आइए मैं ले चलता हूँ आपको गांव के ठाकुर बारी की ओर। दिख रहा है ना बच्चों, ये ठाकुर बारी, इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताना चाहता हूँ।
तभी ये कहानी पूर्ण होगी, नहीं तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी इस ठाकुर बारी के बिना। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास ही है। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार की होगी और गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। पहला, गांव के पश्चिम के किनारे एक बड़ा सा तालाब है। गांव के मध्य में एक बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, ठाकुर जी अर्थात कृष्ण जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग क्या कहते थे? ठाकुर बारी कहते थे। क्या कहते थे? ठाकुर बारी। गांव में इस ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को पता ही नहीं। जो कहानी प्रचलित है कि एक संत यहाँ पे आया, एक झोपड़ी बनाया और यहीं रहने लगा। वह सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और कुछ चंदा इकट्ठा हुआ, वो ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। उसके आकार में लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि मेरा पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी हो जाए, अच्छे घर में हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए, ऐसी बहुत सारी मन्नतें मांगती थी। सफलता मिलते थे तो वह खुशी के मारे ठाकुर जी को रुपये, जेवरात, अनाज ये सब चढ़ाते थे मंदिर में जाके। ज़्यादा खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम पे अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिखवा लेते। ये जो परंपरा है वो चलती ही आ रही है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। सही बात है बच्चों, भगवान की कृपा से अच्छी फसल भी होती है। ईश्वर पर हमको भरोसा भी रखना चाहिए, है ना। लोगों के इस विश्वास का ही परिणाम है कि गांव क्या हुआ, गांव के जो अन्य चीजों की तुलना में जो ठाकुर बारी का विश्वास है वह 1000 गुना अधिक हो जाता है। लोग उस पर अधिक विश्वास करने लगते हैं। अब तो यह गांव ठाकुर बारी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुर बारी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बारी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बारी नहीं है। ऐसा मंदिर और हमको देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आज पूरे गांव के साथ साथ आसपास के जितने भी लोग थे वो लोग भी यहाँ पर अपनी आराधना और मन्नत मांगने के लिए आते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इस कारण ये प्रसिद्ध है। ये तो हुई ठाकुर बारी की कहानी। अगले वीडियो में मैं आपको क्या घटना हुई है उसको बताता हूँ। तब तक के लिए आगे की कहानी के बारे में बच्चों सोचिएगा। अब आपको अभ्यास के कार्य करने हैं, है ना। अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इस प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न लेखक और हरिहर काका में किस प्रकार के संबंध थे? अभी जैसे कि मैंने पाठ में पढ़ाया, गांव के ठाकुर बारी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको लिखना है। गांव का जीवन कैसा होता है, आप तो गांव में रहते हैं, बड़े अच्छे ढंग से जानते भी होंगे। उनको अपने शब्दों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे कि गांव का जीवन कैसा होता है। हमने आज मिथिलेश्वर जी की कहानी जो ग्रामीण जीवन पर आधारित है उस कहानी को पढ़ा। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए, कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं।